उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ कहीं भी रहें आसानियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। एक और नई सुबह के साथ मैं आपकी होस्ट नुजरत मुगल आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी कुछ मज़े मज़े के गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये वाला जो टाइम होता है ना, ये हमारा और आपका टाइम होता है। मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, मैं कुछ इस तरह की बातें सोच कर आई होती हूँ कि यार आज अपनी ऑडियंस से हम इस बारे में बात करेंगे, आज मैं अपने व्यूअर्स से इस बारे में बात करूँगी। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, कुछ डिफरेंट बातें हैं जिन पे वो कहते हैं ना दिल की बात, क्योंकि मैं आप तमाम लोगों को समझती हूँ कि ये है मेरी एक फैमिली, तो फैमिली के साथ तो फिर भाई दिल की बातें होती रहती हैं, और आज भी मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ दिल की बातें। अच्छा, हमारे माशरे में एक बड़ी चीज़ देखी जाती है कि हर कोई ये बोलता है कि जी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम जो है वो नेकी के काम करते हैं, हम जो है वो बहुत दीनदार हैं, तो शायद बस हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। भाई ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अपने भाई से नफ़रत करता है, या अपने भाई के लिए जो है वो प्रोपेगेंडे इख्तियार करता है, या अपने भाई के हक़ में कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि उसके हक़ में बेहतर ना हो, तो फिर यकीन जानिए कि उसकी खुदावंद से मोहब्बत, उसकी अल्लाह से मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। अगर वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता, नफ़रत करता है, झूठा है, मक्कार है, तो मैं ये समझती हूँ कि उसकी ज़िंदगी का हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। अगर वो इंसानों के साथ बुरा सलूक करता है, अगर वो इंसानों के साथ उस तरह से पेश नहीं आता जिस तरह से उसे पेश आना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी दीनदार नहीं है, और ना ही अल्लाह पाक की नज़रों में वो कोई मकाम हासिल कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप ये देखें कि अगर आप इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप खुदा की मोहब्बत किस तरह कर सकते हैं? असल में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मखलूक की मोहब्बत होती है ना, आप अल्लाह पाक की मखलूक से मोहब्बत करें तो ये सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत है। अगर आप अल्लाह पाक की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप कैसे अल्लाह पाक से मोहब्बत कर सकते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक कहता है, सबसे पहले यही हमें जो है वो दर्स मिलता है कि हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई हमारी वजह से किसी किस्म की तकलीफ़ में तो नहीं है, कोई हमारी वजह से किसी किस्म की उसकी दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, हमारा कोई एक अल्फाज हमारी ज़ुबान से ऐसा ना निकल जाए कि जिसकी वजह से सामने वाले फ़र्द की दिल आज़ारी हो जाए। कहते हैं इज़्ज़त जो है ना, इज़्ज़त जो देते हैं ना, अगर कोई दूसरे को आपको मतलब इज़्ज़त दे रहा है ना, अगर आपको, अगर वो इज़्ज़त दे रहा है तभी वो इज़्ज़तदार है। जो लोग दूसरों को इज़्ज़त देते हैं ना, वो खुद इज़्ज़तदार होते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों को वही देता है जो कुछ उसके पास होता है। जो टीचर्स हैं वो इल्म बांटते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक मालूमात का ख़जाना है, ठीक है। लेकिन मसला सारा ये है कि इज़्ज़त दीजिए, लोगों को इज़्ज़त दीजिए, अपनी भी इज़्ज़त करवाइए, सही है ना। आप अगर किसी को सामने वाले के लिए बैड बैटिंग करेंगे, आप सामने वाले को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप सामने वाले को जो है वो जलील करेंगे, आप सामने वाले की ज़िंदगी अजाब कर देंगे, तो यकीन जानिए कि वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वापस आपके पास आना है। कितना भी आप कोशिश कर लें कि आप किसी की ज़िंदगी अजीरन करके ख़ुद खुश रह सकें, कितनी भी आप कोशिश कर लें कि आप किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करके खुश रह सकें, नहीं हो पाएगा। वो एक वर्ड सुना है ना सबने, मकाफ़ाते अमल, वो बड़ा मैटर करता है भाई। और इसी दुनिया में आपको दिखा दिया जाता है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं। तो खुदारा लोगों के रास्तों में रुकावटें हायर करने से पहले आप ये देखें कि आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, आपने अपनी भी एक ज़िंदगी जीनी है, आपकी ज़िंदगी के भी कुछ मकासद हैं जिनको आपने पूरा करना है। तो कोशिश करें कि किसी की राह में जो है वो रुकावटें बिल्कुल भी ना हायल करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम आजकल के लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं इस चीज़ को गलती कहूँगी, वो इसलिए कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर कोई आपको इग्नोरेंस दे रहा है, अगर कोई आपको जो है वो अहमियत नहीं दे रहा, तो आप फिर भी पीछे लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि गलती पे गलती करने के बावजूद भी लोगों को माफ़ी दे देते हैं कि चलो यार ठीक है, एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, हमने दे दी माफ़ी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगी कि जहाँ आपको ये लगे ना कि आपकी अहमियत कम है, कि आपकी अहमियत कम है, वहाँ पर आप जाना कम कर दें, और जिस जगह पे आपको लगे कि आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, उस जगह से हट जाएं। फिर वो चाहे किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल हो,
बड़े पते की बात है ये और बहुत पॉइंट की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, इसमें दुनिया में अल्लाह पाक ने बेतहाशा रिश्ते कायम किए हैं, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आपको लगता है आपकी अहमियत नहीं है, आपको लगता है आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको लगता है आपके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है आप पे शक किया जा रहा है, आपको लगता है आपके पॉजिटिव एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, भाई जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, आपकी कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं है, सही है ना। लेकिन अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं तो आप उससे ये कोशिश करें कि फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर लें, लेकिन अल्लाह पाक पे ज़रूर मामला छोड़ें, अल्लाह पाक को ज़रूर बताएं, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह पाक पे ये मामला छोड़ दें कि अल्लाह पाक मैंने फ़लाँ के साथ अच्छाई की थी, मैंने अपने घर के लिए पॉजिटिव काम किए हैं, मैंने अपने दोस्तों के लिए पॉजिटिव किया है, तो आप देख रहे हैं अल्लाह पाक सिले की उम्मीद हमेशा अल्लाह पाक से रखें। इस दुनिया का कोई इंसान आपको सिला नहीं दे सकता, आपने जो किया है अपने रब को राज़ी करने के लिए करें, ताकि इंसानों से सिले की उम्मीद मत रखें, आपको इंसानों से कभी भी सिला नहीं मिलने वाला। बात करेंगे बहुत खूबसूरत से कुछ टॉपिक्स पे भी, आज खूबसूरत गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आई होप कि अभी तक मेरी और आपकी जो बातें हुई हैं वो बातें आप लोगों ने जो है वो सुनी भी होंगी और उन पर आप लोग डेली अमल भी करते होंगे, क्योंकि मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे हमारी जो भी बातचीत हो, वो जो हमारा टाइम होता है ना आपकी और मेरी कॉन्वर्जेशन का, वो टाइम में जो बातें हम लोग करें आपस में मिलके, उसमें से अगर एक बात भी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली तो यकीन जानिए हमारा ये प्रोग्राम करने का, मेरा जो है वो आप लोगों से बातें करने का, हमारे मेहनत करने का, कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के गेस्ट अपने प्रोग्राम में लाइन अप करें जिनकी बातों से यकीनन आप तमाम लोगों को बेहद और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आज नई सुबह के सेट पे मुझे कुछ बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊंगी। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है, कोई बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताती चलूँ कि आप लोगों सोशल मीडिया पर जिस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे, उसी तरह से आपने कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हमारा और आपका साथ अब हो रहा है मज़ीद और मजबूत, और ये साथ और मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। हमेशा से हम बात करते हैं कि उन लोगों के लिए बात होनी चाहिए, या उन लोगों को बुलाना चाहिए, उन लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए जो कि वाकई काम कर रहे हैं, फील्ड में नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और वो उनके अंदर एक जज्बा होता है कि इंसानियत की खिदमत करनी है, भले उनके लिए रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, उनको सिर्फ एक जज्बा होता है जो उनको घर से बाहर निकालता है और इस बात पर मजबूर करता है कि उन्होंने ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं हमेशा से अल्लामा इकबाल के शेर से इंसानियत की बात को कंटिन्यू करती हूँ कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की राहें हमवार कर सकें, बजाय इसके कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल जेलसी रख के लोगों को जो है वो डिच करें या लोगों के साथ बुरा करें। पर्सनैलिटी ऑन माई राइट हैंड साइड एक ऐसी मौजूद है, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने बैठूंगी तो देयर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, उन्होंने बहुत काम किया है, स्टिल नाउ वो काम कर रही हैं। आप उनको सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, आप उनको वो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात कर सकती हैं, वो काम भी कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो ओल्ड एज होम्स के लिए भी काम कर रही हैं, वो होस्ट भी हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है तो जाहिर है उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो भी लॉन्च किया हुआ है और उस पर भी आप तमाम लोगों से बात करती रहती हैं, आप उनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बातों से मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो आज नई सुबह के स्टूडियोज़ में हमें रौनक बख्शी है सकीना जफ़र ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। अस्सलाम वालेकुम नुदरत, कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपसे बहुत सारी बातें होनी हैं, ऑडियंस के भी बहुत सारे सवालात हैं, वो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास कुछ जो गेस्ट हैं उनसे भी मेरा आपका इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है डिफरेंट जॉनर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर मैं बात करूं आजकल हमारी जो आवाम है, हमारी जो बेसिकली यूथ है, हम हमेशा बात करते हैं यूथ को प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, यूथ को जो है वो चांसेस मिलने चाहिए, यूथ के लिए काम होना चाहिए। तो एक जब हम यूथ की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक फैक्टर जो मैटर करता है, वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप किसी भी चीज़ की सेल्स एंड मार्केटिंग पर आपका प्रॉपर फोकस नहीं है तो आपका प्रोडक्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन
उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती जिस तरह से उसे ग्रो करना चाहिए। आजकल एक वर्ड हमारे जहनों में है, ज़ुबानों पर है, लोग सुनते भी हैं, B2B। भाई ये B2B क्या है? इट्स कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। अब ये B2B को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, B2B एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उससे आपकी सेल्स कैसे जनरेट हो सकती है, आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, और सबसे मेन चीज़ आप फ्रीलांसिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए भी यूथ के लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम फ्रीलांसिंग पे भी बात करने वाले हैं। हमारे साथ B2B एक्सपर्ट, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, BDO मौजूद हैं, मोइस खान। अस्सलाम वालेकुम मोइस, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे भी बहुत सारे सवालात हैं रिगार्डिंग यूथ, उनसे आपसे ज़रूर सवालात करेंगे। अच्छा, नई सुबह का सेट हो, खूबसूरत सी आपके साथ लाइवली मॉर्निंग हो और म्यूज़िक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बहुत अच्छी सिंगर को हमने आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, जिनसे उनके करियर के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे कि किस तरह से सिंगिंग स्टार्ट की उन्होंने, इस करियर में कैसे आई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको देख रहे हैं, छाई हुई हैं वो स्क्रीन पे, और आप तमाम लोगों के सामने अपने अच्छी आवाज़ में अच्छे गाने लेके प्रेजेंट होती रहती हैं। आयत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयत, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे बहुत अच्छे गाने भी सुनने हैं और बातें भी करनी है। सकीना, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए सबसे पहली चीज़ जो आपने स्टार्ट की अपनी ज़िंदगी में, वो कैसे, क्या स्टार्ट किया और कैसे किया? मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था सबसे पहले। जहाँ तक मैं बताऊँ तो मेरे फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो समझते अच्छा नहीं था। इट्स बीन अराउंड के अब काफ़ी टाइम हो गया कि मगर वो अच्छा नहीं समझते थे कि ज़ाहिर है थोड़े बैकवर्ड थे। तो इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में बिल्कुल ही अलग माहौल था। प्रोफेशनल थे सारे पे, मेरी नंद वगैरह भी काम कर रहे थे, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली वहाँ से कि मैं कुछ तो करूँगी। मगर फिर फ़ौरन बाद फिर बच्चे वगैरह हो गए तो सेटल। फिर मेरा माइंडसेट ये था कि बच्चों को जो है हम प्रायोरिटी जो एक औरत की होनी चाहिए वो घर होना चाहिए। एक बच्चे, शौहर, पूरी फैमिली अगर हैप्पी ना हो और एक औरत काम पे निकल जाए तो वो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइंग नहीं लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, उनको ग्रो होने दें, जब वो अपने आप में चले जाएंगे, अपने ओन पे हो जाएंगे और मैं फिर एकदम रिलैक्स हो जाऊंगी तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूंगी। वो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया होम बेस्ड केटरिंग का। तो बड़ा माशाल्लाह, मैंने काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। कितने टाइम पुरानी बात है, प्लीज़ बताइए। ये समझे 17 साल पुरानी बात है। उस वक्त होम बेस्ड केटरिंग नहीं थी, उस वक्त मैंने स्टार्ट की थी। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम था, और वो जो औरतें थी वो बड़ी इंस्पायर थी और वो मंगाती थी मुझसे, और बड़ी एक जर्नी है ये, इस पर तो मैं पूरा एक शो निकाल सकती हूँ। और मैं इंस्पायर, क्योंकि बहुत मैंने अपना दिल लगा के काम किया था उस पर, और वो एक पहला मेरा बिजनेस था। मैंने कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं की थी, कुछ मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस था, ना नॉलेज थी, जस्ट मैंने अपना माइंड उससे करवा। देखिए ये सारे जो बिज़नेस का कहते हैं ना कि आप पढ़ाई कर लें, ये कर लें, मेरा मानना ऐसा है कि आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए, आपको इतना मोटिवेटिंग होना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। तो मेरे पास कोई ऐसी सच मैंने अपने हस्बैंड से लेके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, हालांकि वो दे सकते थे, मगर मैंने कहा नहीं, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी कैसे। और ये जो मैं सबको यही कहती हूँ, ये जो केटरिंग, होम बेस्ड केटरिंग है, इसको अब ज़ीरो से स्टार्ट। ख़वातीन जो टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, वो टाइम वेस्ट सिर्फ ये ना हो कि वो ऑनलाइन अपने शौहर का पैसा जो है वो बर्बाद कर रही हैं कपड़े मंगाने। ऑनलाइन आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और अब तो बहुत कर सकते हो। उस वक्त तो शायद ये आइडिया जो था, देखिए हम अपने आसपास देखें, ख़वातीन को, जो यूथ है हमारी, उनको देखिए अब ये डेली व्लॉगिंग का सिस्टम जो आया हमारा, अब ये 2025 में आई थिंक ये एक्सपायर हो जाएगा, बहुत चल चुका, सबने फैमिलीज दिखा दी, सब कुछ हो चुका। उसको अच्छा बुराई की डिबेट तो ये बात की है कि वो अच्छी है बुरी है, मगर बहरहाल वो हो चुकी। अब यूथ को चाहिए कुछ नया सोचे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जो क्लिक हो। अब ये ज़माना है सोशल मीडिया का। जब मैं कर रही थी तो यकीन करें वो पैम्फलेट्स का था, अब तो हम अपने इंस्टा का एक पेज बना देते हैं। और हमने ये भी थोड़ा सा, हमारी टीम ने रिसर्च की तो हमें पता चला कि खुद से आप पैम्फलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करती थी। अरे आपने तो बड़ा ज़बरदस्त। हाँ, ये मैं असल में बहुत सारे शोज़ पे बता चुकी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था इस पर डिस्कस करेंगे ना, तो फिर हमारा वो बहुत, मैं इमोशनल हो जाती, क्योंकि वो मेरा पहला लव था, समझे कि मैंने बड़ा उसको किया था, और बेबी की तरह था मेरी वो। और मैंने उसको अपने आप से, अकेली थी मैं, जब मैंने वो छोड़ा तो जब मैंने छोड़ा तो 3 शेफ्स थे और सम वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, राइडर्स बहुत ज़्यादा थे। मगर किसी भी काम को बेनिफिट्स होते हैं, उस पर आप अर्निंग उस पर करते हो, और बहुत अच्छी अर्निंग, उस पर मार्जिन भी बहुत अच्छा है, मगर स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस क्योंकि आप ओनर हो, कुछ भी कॉल आएगी तो सकीना को आएगी कॉल, ऐसा मेरा नंबर दिया गया, कोई इशू हुआ डिलीवरी में, क्योंकि लंच आवर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही कंजस्टेड होते हैं,
उसमें आपको उसी वक्त, क्योंकि उनके पास जो टाइम पीरियड होता है लंच का वो बहुत लिमिटेड होता ऐसा ही है, है। तो उसके अंदर आपको जो है वो डिलीवर करना, खाना अच्छा है बुरा है, कभी बाल निकल आया बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके अंदर। देखिए हम बिल्कुल तो होते हैं। इंसान ही है ना, कोई बिल्कुल, मशीन तो बिल्कुल। वो है नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते थे, तो उसमें मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था। फिर मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने उसको बंद किया। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम तो इस तरह तुम्हें एक इशू हो जाएगा, क्योंकि मैं बीपी बड़ा हाई रहने लगा। और फिर जब आप किसी चीज के साथ इतना कनेक्टेड होते हैं ना, कनेक्टेड, दिल से कनेक्टेड था वो मेरे, तो फिर वो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया था, सो ऑन। फिर मैं बैठी नहीं, फिर मैंने बहुत सारे काम करती गई। फिर मैं अभी 5 से 6 साल हो गए जो मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो इसमें मुझे जो मैं आई हूँ, तो देखिए अर्निंग तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल पे, मेरे फ़ोन पे सब कुछ सेट है। अब मैं ऑनलाइन की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि फिजिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं वो बंदी नहीं हूँ कि जो मैं जॉब जैसा कोई कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैं ऑनलाइन की तरफ आ गई हूँ, जो कि सभी आ गए अभी। तो मेरे 2-3 बिजनेसेस हैं, वो चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि चलें ठीक है, इसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, उसके बाद क्या, मैं किसी को कॉल करके मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ वहाँ बुराई करूँ या करूँ, तो मैं कोई कंस्ट्रक्टिव करूँ, व्हाई नॉट। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, किसी की भलाई के लिए ओल्ड एज होम में काम कर लूँ, डिसेबल बच्चों के लिए काम कर लूँ, कुछ अपनी बातों से यूथ को, औरतों को कुछ समझा सकूँ, मैं अपनी मिसाल दे के या कुछ अच्छा बोल के, जो मेरे अंदर गर्ड्स हैं उसके हवाले से। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत सारी मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम भी है जो मुझे करना है, वो ये करना है कि आप लोग डेली देख रहे होते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत से वार्डरोब वेयर कर रही होती हूँ। तो आप तमाम लोग भी चाहते हैं अगर कि यही अच्छे अच्छे से ड्रेसेस आप लोग भी जो है वो ऑर्डर करें, तो आप तमाम लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है हुरीज़े आउटफिट बाय आयशा को। ये उनका मैंने वार्डरोब वेयर किया हुआ है और डेली मैं आजकल उन्हीं के वार्डरोब वेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आयशा, और साथ ही साथ मेक टू ऑर्डर पे भी काम करती हैं। आपकी कोई भी उनके लिए मतलब रिक्वायरमेंट्स हों, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, आपको किसी भी तरह से कस्टमाइजेशन पे काम करना हो, तो आप ज़रूर जाके ऑर्डर करें हुरीज़े आउटफिट बाय आयशा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन्हें अपने शो में भी बुलाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हम आपको शो में भी बुलाएंगे। तो आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। इतने खूबसूरत खूबसूरत से ड्रेसेस, इनके बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं, इनका फैब्रिक, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ के जो लोग हैं, जो आपको सपोर्ट करें या आपके साथ टीम की तरह काम करें, उनका नाम लेना, उनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सकीना से बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, बताया कि किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर खुद से काम किया, डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे आके काम किया, अपने आप को मनवाया, और आज वो एक नोन पर्सनालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग उन्हें जानते हैं, लोग उनके लिए बात भी करते हैं। मोइज़, हम सेल्स एंड मार्केटिंग की आपसे बात कर रहे थे, मुझे बताएं कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं सेल्स में आना चाहते हैं, तो सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं? मेरे नज़रिए में सेल्स के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सही है, जब आप कम्युनिकेट अच्छा कर सकोगे तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब सामने वाले को समझ में आने लगेगी तो शायद वो आपसे परचेज़ कर ले। दूसरी चीज़, आपको सुनना ज़रूरी है, सामने वाले की सुनना लाजमी, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आप अगर सामने वाला कुछ भी कह रहा है, कोई भी बात कह रहा है, तो आपको सुनना लाजमी है कि वो क्या कह रहा है, उसका फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ मैं इसमें कहूँगा कि आपका जो रिलेशन होता है, क्लाइंट रिलेशन होता है, जब आप ये 2 चीज़ें आप कंटिन्यूस रखते हो, कॉन्वर्जेशन के अंदर कंटिन्यू रखते हो, तो आपकी तीसरी चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा देती है वो है क्लाइंट रिलेशन। आपने यूजुअली कभी देखा होगा कि आप कभी किसी शॉप पे जाएँ तो अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे तो आप थोड़ी सी महंगी चीज़ भी ले लेते हैं उससे, या आपको कोई जानने वाला हो तो वो आपको थोड़ी सी महंगी चीज़ भी दे तो आप उस पर भरोसा करके ले लेते हैं। सो क्लाइंट रिलेशन इज़ वेरी नी। ये 3 फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके बहुत ज़रूरी हैं सेल्स के अंदर। किसी भी सेल्स हो, वो वेदर इज़ B2B और B2C और E2E व्हाटसोएवर। अच्छा, अगर हम कोई इंटरव्यूअर आता है हमारे पास और वो कहता है कि भाई मुझे सेल्स करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो क्या एक वो ट्रिकी एक क्वेश्चन होगा या एक ट्रिकी कोई ट्रिक होगी जो आप उससे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ही कैन डू दिस? देखें, ये बहुत कॉमन है कि आई थिंक यू नो वेरी वेल कि आप कहीं भी जाएं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो सबसे पहली सेल जो आप करते हैं ना, वो आप अपने आप को बेचते हैं। सही है, तो अपनी स्किल्स बेचते हैं, अपनी चीज़ें आप बताते हैं सामने वाले को। तो हम जो नोट कर रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, जो वो चीज़ बचपन से देखता आ रहा है अपने अंदर। तो जितने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ कम्युनिकेट करके वो आगे आपको बताता है और हम उसको एक्टिवली सुन रहे होते हैं, जब उसके अंदर हमें वो चीज़, वो करिश्मा दिखता है कि हाँ, ये वो मैसेज कन्वे कर सकता है, तो या
हम फिर क्या कहते हैं, आप उस चीज़ बोलते हैं को कि settle- ठीक है भाई आप Yes, कर सकते हैं, आप आ absolutely. जाएं, आप सेल्स। अच्छा ये तो खैर आजकल बहुत इन है। इन क्या मतलब है, मतलब किसी भी फील्ड में आप हों, चाहे आप प्रोडक्शन में हों, चाहे आप मार्केटिंग में हों, चाहे आप जो है वो कोई शॉप रन कर रहे हो, सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि सेल्स के लिए आपकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। अगर जस्ट इन केस के कहते हैं, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे आपको मिसाल दूं कि हम लोग किसी भी क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं और इसके अंदर मेरे बाल बिखरे हुए हैं या मैं साइड में बैठा हुआ हूँ और कैमरा बिल्कुल कोने में है। सो अभी जबकि मेरी रिप्रेजेंटेशन राइट नाउ मेरी जो कैमरे की सेंटर फोकल है, तो अगर मैं नहीं हूँ तो ये बहुत अजीब सा लगेगा और सामने वाला वो फिर चीज़ें सोचता है, डिफरेंशिएट करता है कि यार आपके अंदर और एक अच्छे सेल्समैन में क्या फ़र्क है। सो देन वो चीज़ें आपको बहुत क्या कहते हैं मैटर करती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी चीज़ें, आपका खुद का पोस्चर, किस तरीके से आप बैठे हैं, और उससे आपकी टोनैलिटी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो अलाइन हों, प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप्स। अभी तो बहुत सारे सवालात और भी हैं जो हमने मोइस से भी करने, सकीना से भी करने। आयत ज़रा आपकी तरफ आते हैं। बहुत मुश्किल शोबा है सिंगिंग, अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मौसीकी एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा दरिया है कि आप जितना भी सीखते जाएं, आप आज कुछ नया सीखेंगे तो कल आपको कुछ नया मिल जाएगा सुनने के लिए। आपने कब से स्टार्ट किया सिंगिंग कैरियर को अपने? मैंने अभी जो है रिसेंटली शुरू किया, इतना टाइम नहीं हुआ मुझे, 10 से 11 मंथ ही हुए हैं। तो बस जैसे स्टार्ट किया शुरू से, तो पहले तो मैंने फर्स्ट जो है मॉडलिंग की, काशीज़ की मॉडलिंग की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग करते हुए बस सिंगिंग की तरफ आ गई। मॉडलिंग करते हुए सिंगिंग की तरफ आ गए। हाँ। वाह भाई वाह, क्या स्विच किया है आयत ने, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, उस्ताद है आपके, किसी से सीख रही नहीं, हैं? उस्ताद नहीं है, बस लेकिन मैं ज़रूरी तो है ना, सीखना तो पड़ेगा। ज़रूरी तो है, उस्ताद तो वैसे भी ज़रूरी है। अब सोच रही हूँ कि अब रखूँगी। हाँ बिल्कुल, और देयर आर सो मेनी बिग नेम्स, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो म्यूज़िक को जानते हैं, पहचानते हैं, म्यूज़िक की सही नो हाव है उनको। तो ज़रूर हम मतलब कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम भी कुछ कोशिशें करें, ठीक है ना, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा से हर उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जो लोग चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर आएँ, या स्क्रीन पे आ भी रहे हैं तो कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे होते प्रॉपर, तो हम हमेशा से कहते हैं भाई आएँ, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप मॉडल हैं, आप होस्ट हैं, तो आप आइए। हम ज़रूर कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सकेगा हमारी टीम आपके लिए करेगी, ताकि जो हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका रखेंगे भरपूर ख्याल, तो हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। सकीना, बीइंग अ वुमेन, अगर क्योंकि हम वैसे बहुत बार अपने शो में वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर चुके हैं और बड़े डीपली बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आप भी एक कामयाब खातून है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, तो मुझे बताएं, बीइंग अ वुमेन, निकलना घर से, काम करना, अभी भी बहुत सारी लड़कियां मैं ऐसी देख रही होंगी, यूथ ऐसी देख रही होंगी जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर टैलेंट है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं कर पा रही हैं काम। क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेशन नहीं है, मैं तो यही कहूँगी, मोटिवेशन नहीं है, सुबह उठना नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, ये मेन रीजंस है। बाकी तो आपको कोई चीज़ नहीं रोकती, जो आप करना चाहो तो वो कोई भी चीज़, चाहे बच्चे हो जाएं, चाहे आपके साथ ससुराल के इश्यूज़ हों, कुछ भी हो, आपको करना है तो वो तो चीज़ आप दिल में थाम लो, मोटिवेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ हम ये इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि ठीक है हमारे अपने अंदर की सुस्ती है, ठीक है। देखिए नुदरत, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो यूथ है ना इस वक्त, वो मैं बारहा कहती हूँ, लोग माइंड करते हैं इस बात को कि मोबाइल से नहीं निकल रही। हाँ, क्योंकि एक के बाद अब वो एक दफ़ा आप मोबाइल हाथ में ले लो, उसके बाद रील्स पे या फिर वो गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो इसका मुझे कुछ ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आता। चले इसके बाद आपके पास कोई फ़ायदा हो, कोई आपका फ्यूचर इससे बन रहा है, अब तो आप इसमें इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका फिर इसके बाद जहन इतना माऊफ हो जाता है हमारी यूथ का कि वो कुछ करने लायक ही नहीं रहते। ले दे के उनको यही समझ आ जाता है कि हम व्लॉगिंग कर लें, हम ये कर लें, बस यही, हमारे स्किल्स की तरफ नहीं जाते। मेरा मानना है ऐसा कि स्किल्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो हम और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये भी एक स्किल है। एग्जैक्टली। कोई कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर पाता, क्यों नहीं कर पाती? हमारी यूथ को आप बिठाएं, ये भी मैं बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ कि यूथ को बिठाएं हम अपने पास, वो उनके पास अल्फाज नहीं है आपसे बात करने के, एकदम नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं रही। उनको मोबाइल आपको कॉन्फिडेंस थोड़ी दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, आपका कॉन्फिडेंस बल्कि ले रहा है।
क्योंकि लेकिन हम अगर आदी हो देखा गए हैं। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की कि जैसे सोशल मीडिया है या मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, हर चीज़ की अगर पॉजिटिव साइड्स हैं तो उसकी नेगेटिव भी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे कर अगेन रहे हैं। नुदरत यही ना, तो बेनिफिट ले नहीं रहे, बेनिफिट लेना चाहिए ना उससे, तो नहीं ले रहे। वो सिर्फ देखिए हर बुरी चीज़ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, हाँ बिल्कुल तो ऐसा। वही वाली बात है। तो हमारी यूथ को कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, जो बहुत सारे, जैसे वो आज़ाद चाय वाला साहब हैं, उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त बातें कहते हैं कि भाई अब हम ये नहीं कह रहे तालीमी निज़ाम जो है वो ठीक है, अपने आप को एजुकेट करो कि आपको तमीज़ हो बात करने की, मगर कमाना कब से जाके स्टार्ट करना है। हमारी कौम जो है वो जिस कदर पीछे जा रही है, हालात आपके सामने हैं, उसके बाद एक कमाने वाला बंदा है, उस पर सब बर्डन जो है वो डाल के बैठ गए। बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ डिपेंडेंट ही नहीं हो रहे, बस वो सिर्फ लगे पड़े हैं कि वो आप अपने मोबाइल, अपनी अयाशी, हमको फ़ोन ये दिला दें, ये गैजेट दिला दें, मगर कमाने की तरफ उनका रुझान नहीं है कि हम अपने बाप की सपोर्ट बन जाएं, अपनी अम्मी, अपने घर के हालात बेहतर कर लें। आप सोचें ना, अगर एक जो बंदा है वो कमा रहा है और बाकी सब खा रहे, तो घर कितना पीछे चला गया। इसकी बजाय अगर सब कमाने लग जाएं जो कि कमाने लायक हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा बच्चा वो कर ले, मगर जो आप 15 इयर्स इनफ है, आप कुछ तो चले। मैं ये नहीं कह रही कि कमाएं, आप स्ट्रगल तो अपनी शो करें ना, कि हम टूवर्ड्स घर की तरफ आपकी ये स्ट्रगल शो करें कि मैं चाहता हूँ हालात बेहतर हों। वो सोच कहाँ से आएगी? और पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, उनको पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई मसला नहीं, मगर वो ये नहीं सोच रहे कि आगे चल के वो बच्चा जो हर आसाइश का जो आदी हो चुका है, कभी ना मिल सकी तो क्या करेगा वो। ये बड़ा एक मैं ऐसे कहूँगी बड़ी माज़रत के साथ बैड फैक्टर ये भी है कि अगर छोटा कोई बच्चा होता है, देखें बच्चों की जो एज होती है ना छोटी, वही होता है उनका लर्निंग प्रोसेस, तो वो हर चीज़ पिक कर रहे होते हैं। अगर वो उस वक्त कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो नामुनासिब है, आप उसको उनको उसी वक्त टोकें, उस वक्त आपको वो चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन कल को बच्चा बड़ा होकर जब वही सेम हरकत रिपीट करता है तो फिर आप खुद ही नाराज़ हो रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल दूंगी। मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे घर वाले सब यही कहते, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो यहाँ तक कि इतना उसको पैम्पर करके रखा हुआ था। अच्छा, मैं शुरू से स्ट्रिक्ट थी कि भाई नहीं, ये जो चीज़ गलत है, चाहे वो लड़की के लिए भी गलत है, वो लड़के के लिए भी गलत है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई नवासा हुआ है, पोता हुआ है, तो हम उसे इस कदर पैम्पर कर लें। मैंने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता। हम उसको, और देखिए हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग जो पैम्पर कर रहे होते हैं, हम असल में हमारे यहाँ माहौल ये बना हुआ है कि जो बड़े हैं ना, उनको कभी कभी बोलना पड़ता है। हमें ये सिखाया गया है कि चुप रहें, मगर हमारी औलाद, देखिए हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको नहीं सिखाएंगे तो किसको जाके सिखाएंगे? आप मुझे बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप उससे दूर रहो, ज़िद बिला वजह ना करो, अपने टाइम पे रहो। ये नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपका बेटा है, उसने टॉवल रख दिया, कपड़े रख दिए, कोई बात नहीं बेटा है, पानी ला दो। खाने पे टेबल पे बैठ गया, मामा पानी ला दो, ये आपको लेके नहीं बैठना चाहिए था पहले। हर चीज़ मामा क्यों करेंगी? आप अगर खाना खा रहे हो तो प्लेट वॉश करके रख दो अपनी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, ये लड़के के लिए भी है। और वो कहते हैं ना कि वो लेग पीस जो है वो बेटे के प्लेट में डाल दिया जाता है और बेटी को नहीं दिया जाता कि भाई तुम छोड़ दो, भाई के लिए छोड़ दो। बिल्कुल, ये सोच से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। दोनों इक्वल है मेरे ख्याल से। और हम हमेशा से बात कर रहे होते हैं ना, यही बात कर रहे होते हैं कि भाई आप अगर तालीम और तरबियत की बात करें तो फिर जिस तरह से आप अपने बेटे की तालीम और तरबियत का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे आप अपनी बेटी की भी तालीम और तरबियत का ख्याल रखें। बेटियां हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं, मगर किसी भी बिना पे अगर एक फैमिली का बजट है कि वो एक बच्चे को पढ़ाएगा तो वो बेटे को प्रेफर करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि बेटी तो हम जितना भी इन्वेस्ट कर लें वो तो पराया धन है, चली जाएगी। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हमने बेटी को एक डिलीवर किया है, मैं तो ये कहती हूँ कि बाप के जनाजे की रौनक होती है बेटी। अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो कितनी नस्लें ट्रेन कर रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। वो दूसरे घर जाएगी, अपने बच्चों को ट्रेन करेगी, उससे नस्लें चलेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि बेटे को आप छोड़ दें, मगर दोनों का इक्वल रखें। बजट रखें तो फिर दोनों का इक्वल रखें। इक्वालिटी मैटर करती है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी कामयाब जो है वो लड़कियां जिन्होंने पढ़ लिख के बहुत नाम कमाया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, अगर हम नाम लेने बैठेंगे तो शायद हम तो ये कहेंगे आप भी बैठिए ना, आप भी तो नाम रोशन ही कर रही है ना। हमारे मुल्क का आप एक होस्ट हैं, एक सिंगर हैं,
तो ऑब्वियसली देखिए ख़वातीन जिस भी शोबे में जाएं, जो भी करें, मगर एक अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें, रिस्पेक्ट के साथ। जैसे माशरे में हमारे चलता माशाल्लाह पाकिस्तानी माशरा है, मगर किसी को भी अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका ना दें, अपनी लिमिट्स में रहें। क्योंकि सॉरी टू से मैं जो ये देखती रहती हूँ सारी चीज़ें, हमारा जो सर्कल है, सर्कल इस कदर आउट हो चुका है कि वो पार्टीज़ चल रही हैं। और वो देखिए, अगर आपको घर से इजाज़त मिली है, उसका नाजायज़ फ़ायदा हमेशा से मैं यही बात करती हूँ कि कभी भी घर से मिली हुई इजाज़त का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और दूसरी चीज़ ये कि एक ही थाली में सबको ना तोलें, ये बड़ी बात है। अगर ठीक है 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, कि कुछ लोग अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे सर्कल को ख़राब कर रही हैं, तो फिर जो लोग पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं उनको भी उनके साथ कंसीडर ना किया। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है जो ख़वातीन हैं, जो वो बॉस है, वो जो गलत उसमें चली जाती, जो कहते हैं ना वो जॉब भी कर रही हैं और डबल वो एक्स्ट्रा। मैंने कहा देखिए, आप ये इसको आप कहीं से भी एक लाइन में नहीं खड़ा रख सकते कि जो खातून कमा रही हैं और वो कह रही है मैं हलाल की कमाऊंगी और मैं चली जाऊंगी, मुझे तंग ना किया जाए, तो आप उसे ना तंग करें ना। नहीं, बॉस जो है, अब वो नीचे लेवल के जो उनके कोलीग्स हैं वो उनको तंग करें, वो शिकायत लेके जाती है, तो अगेन वही मैटर आ जाता है कि बॉस भी तो वही नज़रें लेके बैठा हुआ है, वो कहाँ जाएगी। और दूसरा ये कि अगर वो कह रही है कि मुझे नहीं इंटरेस्टेड, तो इट मीन्स ख़त्म, नो मीन्स नो होता है। और जो खातून आपके साथ एंजॉय करना चाह रही है और वो चाह रही हैं कि भाई हम इसको आगे लेके चले, एक्स्ट्रा मुझे बेनिफिट भी मिले सैलरी के अलावा, तो ठीक है। माशरा अगर इस तरह चलना चाह रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। वो कहते हैं ना, हम हमेशा से एक बात करते हैं कि अपनी चीज़ें आप कभी छोड़ें मत और दूसरों की चीज़ें छेड़ें मत। बस इस तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान चल सकती है। मोइज़, अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो यूथ है आजकल का, जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, हमारी इकॉनमी के हालात चल रहे हैं, सारी चीज़ें, नौजवान अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है। फ्रीलांसिंग एक्सप्लेन करें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज़ बेसिकली फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग ये जब चीज़ ये समझ लें, ये टर्म जब स्टार्ट हुई थी तो आई थिंक बैक इन 2012 और 13 के अंदर ये बहुत ज़ोरों शोरों पे आई थी, अपवर्क, फाइवर एंड ये सारी चीज़ें। हमने जब इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और हम लोग जो हैं वो सर्वर और ये सारी चीज़ें यूज़ करा करते थे। सो जदीद दौर, जदीद चीज़ें। फ्रीलांसिंग आपका एक इस तरीके का समझ लें एक ज़रिया है, कमाने का ज़रिया है। बाहर आप यहाँ बैठ के बाहर की कमाई क्या कहते हैं, बाहर से आप क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी में कमाते हैं। आप यहाँ बैठ के आप डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आप स्किल्स हासिल करते हैं, ठीक है। उन स्किल्स की बेसिस पे आपको काम मिलता है, उस स्किल की बेसिस पे आपको जो है वो आपकी क्या कहते हैं आपकी अर्निंग होती है। सो फ्रीलांसिंग में मेरे नज़रिए में मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर उसको सही तरीके से किया जाए, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें ना नुदर, तो फ्रीलांसिंग के ही ज़रिए आजकल हम लोग जो है ना स्कैम्स की तरफ चले गए हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये फिलीपींस, हम लोग ये फ्रीलांसिंग की वजह से ही मशहूर हैं। हम लोग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हाउएवर क्या कहते हैं, हमारी आधी इंडस्ट्री जो है वो स्कैम्स और क्या कहते हैं इस तरफ चली गई है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो जाती हैं। बहरहाल उस टॉपिक को नहीं मैं इतना वो करूँगा। बहरहाल लेकिन आजकल के दौर में जब आपका सोशल मीडिया आपके पास हाथ में है, और जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग अपने ही चीज़ें मतलब समझ लें अपने ही मुल्क की चीज़ें जब क्या कहते हैं अपलोड कर रहे होते हैं, वो ऐसी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो कि नहीं करनी चाहिए, विच इफ़ेक्ट्स डेम अ लॉट। जैसे अभी इंटरनेट का वाक़या हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया और उसके बाद फाइबर नहीं चला। सो पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन दैट इंटरनेट, और वो इंटरनेट से आपने इंटरनेशनल मार्केट को बताया कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, और देन इंटरनेशनल मार्केट ने आपको काम देना बंद किया कि नहीं, अब आपके पास जब ज़रूरियात नहीं है तो बस उसके बाद हम आपसे काम नहीं कर सकते या कोई भी, क्योंकि देखें आपका रिलेशनशिप जो है वो अभी काम का है। तो बहरहाल उससे बहुत इफेक्ट हुआ। आई थिंक इट्स लाइक ओवर 60 बिलियन जो है आपको पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ फॉर फ्रीलांसर्स, सिर्फ फ्रीलांसर्स। बड़ी कंपनीज रुक गई थी, एग्जैक्टली, बहुत सारी वर्किंग रुक गई थी। सो ये एक बहुत अच्छी, एक समझ लें एक तरीके से अच्छी बहुत चीज़ है। अगर आप अच्छी उसको समझ लें, प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसके, तो अगर प्रॉज की तरफ जाएं। जी जी मुझे बताइएगा कि अगर वो नहीं बताएंगे, तो अगर क्लाइंट ने जो एक काम दिया हुआ है, क्या बहाना करेंगे उसको कि वो काम क्यों नहीं पहुंचा?
बिल्कुल मैं अगर वो कुछ तो बोलेंगे ना, वो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज क्या देंगे वो? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अगेन पोर्ट्रे किस तरीके से करा जाता है। एक चीज़ आप पोर्ट्रे करते हैं कि यार अभी मेरे पास क्या कहते हैं ये इश्यूज आ गए और मैं काम को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो वो उसके पर्सनल चला जाएगा ना, तो उसकी इमेज डायरेक्टली नहीं, खराब हो बेसिकली रही है। मोइज इज टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बड़ा काम है। अब जैसे हम लेट्स सपोज हम आपस में काम कर रहे हैं, हम कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और उसको हमने किसी क्लाइंट को हमने ये बता दिया कि यार ठीक है हमारे पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के इश्यूज हो रहे हैं, इस वजह से ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो वो हमारे आपस की कॉन्वर्जेशन है। बट ही इज टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट B2B कॉन्वर्जेशन कि हम इकोनॉमी को बता रहे हैं, हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ये बात बता रहे हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हम अपनी कमी बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। आप जब अपनी समझ लें, आप जब कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, तो आप अपनी सबसे पहले अपनी जो आपकी जो सबसे अच्छी स्किल्स हैं, वो सबसे बेहतर स्किल्स हैं, वो आप सबसे पहले शोकेस करते हैं ताकि जो है वो सब सामने वाला इंटरेस्टेड हो आपके अंदर। अब आप शुरू ही बुराई से करेंगे और वो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जहाँ सब अवेलेबल हैं और सब देख रहे हैं आपकी सारी चीज़ें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू आया था और वो लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी थी। आपको पता है सोशल मीडिया है, तो उसमें तो लिखना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली वो तो बाहर जाएगी, स्प्रेड ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मोहित, जब हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमने काफ़ी सारी कॉमिक भी इस पे देखी है कि लोग बना रहे होते हैं कॉमिक वगैरह कि भाई अगर पेरेंट्स के सामने बैठ के ये बोला जाए कि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे या हम कोई जॉब नहीं कर रहे, हम फ्रीलांसिंग करेंगे, तो बड़ा एक अजीब सा रिस्पॉन्स आता है पेरेंट्स का कि भाई ये क्या है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्यों करनी है। तो जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं, तो क्या ये कंसर्न जो पेरेंट्स का है वो ठीक है? बिल्कुल। देखें, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है इस तरीके से कि देखें आजकल जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो अक्सर और बेशतर घरों में बैठ के कर रहे होते हैं। सो अब माँ बाप जो होते हैं ना, वो चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर निकले और बाहर निकल के वो एक्सपीरियंस करे, लोगों से मिले, डिफरेंट एक्सपीरियंस करे, उसको दुनिया का पता चले, नेटवर्किंग करे। और जब वही बच्चा घर में बैठा हुआ है सिर्फ एक कंप्यूटर के आगे और रात 12 घंटे गुजार रहा है और सुबह जब वो माँ बाप उनको जागता है और मतलब जैसे भी देख रहे हैं और उसके बाद उसको जब वो आंखें गड्ढे पड़ गए हैं और इस तरीके से, और बहरहाल फिर एक इंसान की आदत होती है वो जैसी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि बुरी चीज़ लज्जत देती है, तो वो जब बंदा एक जगह लग जाता है, लगा है, स्क्रोलिंग भी कर रहा है, फिर काम में भी लगा है, उसमें लगा 12, 13, 14, 15, 16 घंटे गुजार दिए, तो उसके बाद इट इफेक्ट्स अ लॉट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, सो आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता उस चीज़ के अंदर, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, आपको कुछ नहीं पता दुनिया का, आप किस तरीके से, क्योंकि आप एडिक्ट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप इससे निकल के, जैसी फ्रीलांसिंग से आप निकल के आप कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल ज़िंदगी क्या है, और फिर लोग रोने गाने तमाशे करते हैं कि यार क्या कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इट्स वेरी कॉमन और ये बहुत ट्रेडिशनली समझने के चलता आ रहा है और ये पूरी दुनिया भर के अंदर है। तो फ्रीलांसिंग आप करें, इट्स गुड, बट एथिकल वे में करें, ज़्यादा गुड। बहुत अच्छे से शो हमारा जो है वो जा रहा है और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, एंड आई होप कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आजकल का हमारा इंसान जो है वो बड़ा ये चीज़ सोचता है कि यार हम कुछ भी देखें, हम कहीं भी जाएं तो हमारा कोई ना कोई फ़ायदा हो। सकीना की तरफ आते हैं, ज़रा सकीना से बात करते हैं। सकीना, अभी रिसेंटली आपने एक वर्ड बोला था जब हम आपसे बात कर रहे थे कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए आप काम कर रही हैं, ओल्ड एज होम के लिए काम कर रही हैं, हमें ज़रा अपनी वो जर्नी भी प्लीज़ शेयर करें। देखिए, डिसेबल बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ से तो आप उनको, जब मैं पहली दफ़ा किसी इदारे में गई तो वहाँ पे, इससे पहले मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, सही बात है। जब मैं वहाँ पे गई तो यकीन करें जो उनके हालात थे, अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी लगने लगी, जो भी छोटी मोटी शिकायतें होती हैं हमें ज़िंदगी से, वो इतनी अच्छी लगने लगी कि यकीन करें वो खुद खड़े होकर अपना कुछ काम नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ना कोई होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको खुश करने के लिए यहाँ पे इवेंट्स वगैरह सब होने चाहिए। तो बस उसकी स्ट्रगल करती रही। फिर ओल्ड एज होम से ये कि मेरा जो है बचपन से ही मुझे बूढ़े लोगों में बड़ा, मेरी बूढ़ी रूह है थोड़ी सी, तो मुझे उनसे बड़ी उनसियत रहती है। तो उनकी एक और ब्रांच थी तो ओल्ड एज होम की, तो वहाँ पे फिर मेरा लगाव हो गया। दोनों मेरे पसंद के वो एक सब्जेक्ट हो गए कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो बस उसी लिए मैं उधर ही, वहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़रा खुश हो जाएं देख के। गाने वगैरह होते हैं, थोड़ा खाना वगैरह होता है, तो वो बस उनको खुश करने के लिए, क्योंकि सारे वो एक जगह पे रहते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट के कोई मौके नहीं होते हैं। तो जैसे आप भी, अच्छा ये अलमिया हमारा कि हमने अपने बुजुर्गों को इस तरह से ओल्ड एज होम्स में छोड़ा हुआ है। बस यही वाली बात है ना कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं ज़िंदगी में, ये नहीं सोचते कि कल शायद वो पलट के हमारी तरफ आ जाए।
ये सोच बड़ी अभी वैसे मैं एक बात आपसे कहूँ कि हमारी जो औरतें हैं वो अपनी दादियों से बच्चों को दूर कर देती हैं और कहती हैं कि भाई इनके पास मत जाया करो, इनको टाइम मत दिया करो। अपने मियाँ से कहती हैं पहले आओ तो घर में हमसे बातचीत कर लिया करो। मगर ये कहीं नहीं सोचती कि कहीं ना कहीं वो बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है आपकी सारी चीज़ें, और कल को वो कर रहा है, और वो कल को जब उसकी बीवी आएगी तो उसको होगा कि यार मेरी माँ तो ये सब कर रही थी, तो फिर व्हाई नॉट मी, मैं भी तो कर सकता हूँ। ये कोई चीज़ होती है जो आप बोते हो कल वही आप काटोगे। ऐसा ही। तो बस ये सोचना चाहिए कि दूर करने से, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें माएँ बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है घरों में। दादियाँ जो होती है, जो बड़े होते हैं घर के, चाहे दादी दादा खाला जो भी होती है, बड़ी होती है, तो वो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब हमारा जो था, मैं अपनी मिसाल दूंगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो मेरी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। सारे मेरे चाचा जो थे वो 7 चाचा थे, फिर वो चाचियाँ थी, तो बच्चे थे सारे बहुत ज़्यादा, फिर उनके लिए खाना पकाना, फिर ये नहीं होता था कि रोटियाँ जो बाहर से आ रही हो पकानी भी उनको ही है। ऐसा ही है। बहुत टफ लाइफ थी पहले की। हम जिस जनरेशन में, वहाँ पे इतना ये लाइफ बहुत सुकून वाली, वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता था। तो मीनवाइल जब मेरी अम्मी बिज़ी होती थी तो मुझे जो अच्छा बुरा सिखाया वो मेरी दादी ने सिखाया। मेरी दादी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, उनके साथ साथ रहना, जो वो कर रही होती थी, वो कुछ बना रही होती थी मिट्टी से, तो वो बताती थी देखो सकीना ऐसे बनेगा, ये देखो बेटा ऐसे कर लो, इस तरह तुम बनाओगी। कुछ हमको कुकिंग क्लासेस दे देती थी, चाय बनाना उन्होंने मुझे सिखाया पहले। तो ये कि सर्व कैसे करना है आपको, अगर आप किसी को ग्लास दे रहे हो मेहमान को, तो आपको हाथ नीचे रख के देना। ये बेसिक मैनर्स हैं, बेसिक छोटे छोटे मैनर, और जो चीज़ें हमें अब तक याद हैं कि वो करनी, वो देखिए कभी भी ज़िंदगी में अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे ना कि बेटा गुस्सा करके कुछ सज़ा दे के कि वो चीज़ कर लो, नमाज की मिसाल दे दे, तो वो दूर चले जाएंगे उस चीज़ से, बनिस्बत इसके कि आप उसको करके दिखाएं और प्यार से इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो वो आप उसको डांट के बोलते हो, वो देखता है कि यार मेरे घर में पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरा माहौल बना है वही चीज़ का, तो वो चीज़ वो परसू करता है। और आजकल के हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, एक्टिव हैं, हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप उनको मतलब अगर कोई भी चीज़ डांट के बोलेंगे तो वो आपको वो चीज़ खुद भी, मतलब कभी कभी हमें छोटा बच्चा भी कोई ऐसी बात सिखा देता है जो हमें नहीं पता होती। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं बात, क्योंकि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। मतलब अभी ये जो मीडिया का ज़माना है, इसको सही तरीके से हम अगर इसको परसू करें और लेके आगे चलें, तो वो बच्चा हमारा तो बड़ा कहीं कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। नो डाउट। अच्छा सकीना, ये बताइए कि कहते हैं एक मतलब मशहूर ज़माना बात है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सकीना की कामयाबी के पीछे किसका? मेरे हस्बैंड का, नो डाउट। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगेन मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो फादर की साइड थी वो नहीं इतना वो करती थी। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मतलब अच्छा, जब हम इस चीज़ को ऐसे कंटिन्यू, जब आपकी मतलब शादी हो गई, आपने मजीद परस्यू किया काम को अच्छे तरीके से, तब कुछ क्लैशेस हुए, मतलब कोई बात किसके दरमियान? फादर की तरफ से? मेरे फादर हयात नहीं है इस दुनिया में। वो जब मतलब शादी हुई थी आपकी तब हयात नहीं थे? हाँ, बस कुछ ही अरसा जिंदा रहे। उस वक्त तो मैंने काम ही स्टार्ट नहीं किया था। और फादर की फैमिली की तरफ से जब आप अभी भी वो इतना अच्छा नहीं समझते। हाँ, मगर ओवरऑल कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मेरी शादी हो चुकी है, तो वो मतलब पीछे बातें होती होंगी, आई डोंट माइंड दैट। वो बातें तो देखिए हम कुछ भी, हालांकि देखिए मैं किसी ऐसी फील्ड से नहीं हूँ। आप ये सोचें जरा, इतना एक सोशल वर्क कर रही हैं। मैं एक सोशल, जो मेरे फादर चाहते थे वो मैं कर रही हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे फादर का ड्रीम था। वो दूसरे ममालिक में जाके बहुत यानी मतलब डोनेट करते थे सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे वो थे इसी तरह तरीके से। तो वही मैं आगे लेके चल रही हूँ। यानी कि कहा जाए कि सकीना अपने फादर से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल, यानी मैं अपने फादर को फॉलो करके जो भी मैं आज हूँ, मेरी फादर की दुआ से और उनके नक्शे कदम पे चल के हूँ। मगर मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि लोग किसी हाल में, जैसे अब मैंने कहा ना, वो लोग अच्छा नहीं समझते। मतलब आप क्यों इतने लोगों के दरमियान, देखिए अब हम जो जिस फील्ड में हैं और जिस अभी जो दौर चल रहा है, इसमें आदमियों से कदम, अब ये नहीं हो सकता कि मैं आदमी से कहूँ कि भाई आप एकदम दूर हट जाए, मैं अकेली फील्ड में काम करूँ। सोशलाइज भी रहना पड़ता है, सोशलाइज भी करना पड़ता है। तस्वीरें बनती हैं तो लोगों का एतराज़ होता है कि भाई आदमियों के साथ तस्वीरें क्यों हैं। आप समझ रहे हो उस तरीके का मेरा, तो वो अब ये इशू आता है कि वो फिर घर वाले थोड़ा सा माइंड करते हैं। इवन मेरी अम्मी भी कभी कभी गुस्सा करती हैं कि ये क्या बात हो गई, अब तुम ये क्या। लेकिन वो कि हस्बैंड साइड अब आपकी अब वो कुछ नहीं कह सकते। मगर मैं अपनी, फिर भी इसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने हर तरह की छूट दी है, मगर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मैं आऊँ तो मेरे घर पे खाना तैयार हो,
मेरे बच्चों को मुझे लेना है, मेरी बेटी पढ़ती है IBA में, तो मुझे उसे पिक एंड ड्रॉप भी करना पड़े तो मैं उस टाइम तक कोई कमिटमेंट अपनी ना रखूँ। तो ये मैं सब अपनी लेके चलती हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे बड़ों से मिला है। ये बड़ों ने सिखाया है कि बेटा घर भी लेके चलना है, आपको सारी चीज़ें लेके चलनी। तो ये औरतें जो इस फील्ड में आके एकदम आपे से बाहर हो जाती है ना, मैं इसका बता रही हूँ कि देखिए हर चीज़ अपनी लिमिट में रह के होती है। चाहे कोई भी, जैसे मेरी बहन है सिंगर है, ये भी माशाल्लाह लेके अपना चल रही होंगी, घर है, आप बिल्कुल इस फील्ड में हो, तो देखिए खवातीन को सब लेके चलना। आप भी सब निपटा के सब जो भी आप कर रहे हो वो करके आए होगे ना आप घर में, तो ये इसी तरीके से होता है और माशरा इसी तरीके से आगे चलता है। इसी वजह से हम जो है अपने बच्चों को अच्छी, अगर माँ अच्छा देखेंगे बच्चे, क्योंकि देखिए पूरे घर में हम देख लें बाप तो चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, देखते फॉलो किसको करते हैं, माँ को। अब माँ ही अवेलेबल नहीं होंगे, किसको फॉलो करेंगे? ऐसा ही। क्योंकि देखिए अभी हम ये कहते हैं कि बच्चे जो छोटे हैं ना तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझती हूँ जो यूथ होती है ना, जो जिनका माइंड यहाँ वहाँ भटक रहा, टीनेजर्स, उस वक्त उनको रहनुमाई की, पेरेंट्स की, दोस्त, एज अ दोस्त। अब मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं, वो किसी से, मैंने कहा भाई किसी से शेयर नहीं करना, कोई दोस्त वो कोई आपको इशू है अपनी माँ से आके, अपने अब्बू से आके डिस्कस करो। हम गुस्सा ज़रूर कर लेंगे वक्ती तौर पे आपको, मगर वो चीज़ हम तक महदूद रहेगी और हम अच्छी बुराई का जो भी वो हम जिम्मेदार हैं। हम आपको अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई वफादार नहीं है ना आपका, बिल्कुल कोई भी आपके लिए खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तो अपने बच्चों को ये ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ कमाने के लिए आप निकल जाएं और बच्चों को ऐसे छोड़ दें, क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये 13 साल से 19 साल तक का जो बीच का सफ़र है ना, बहुत डेंजरस होता है ये, क्योंकि वो कहीं किसी भी गलत राह पे निकल जाएंगे, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक माइंड उनका सेट हो गया होता है। ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है, ये बहुत खतरनाक उम्र होती है। और इसमें हम हमेशा बात भी करते हैं, हमेशा कहते हैं कि आजकल जो है वो ज़रूरी है, बच्चों की भी तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। भाई पेरेंट्स जो हैं वो गैजेट्स दे के महंगे महंगे समझते हैं, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। अच्छी स्कूल में दिलवा दिया हमने, अच्छी उनके सराउंडिंग में है, क्लब्स में मेंबरशिप्स हैं, तो बस हम ख़त्म, हम तो बड़े वो हो गए। मगर कौन देखेगा? आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपका फ़र्ज़ है वो एक माशरे को आगे चल के पूरा आपका, अगर वो माशरा ही आपके एक बच्चे की वजह से ख़राब हो गया तो क्या फ़ायदा आपकी पेरेंटिंग का? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको अपने बच्चे, मतलब अगर आपका बच्चा कहीं जाके बैठ रहा है, कहीं बात कर रहा है, तो यकीनन आपकी भी बात हो रही है ना, आपकी तालीम का, आपकी तरबियत का पता चल रहा है। एग्जैक्टली, अगर हम बैठ के बात कर रहे हो, आप होस्टिंग कर रही हो, तो आपके पेरेंट्स का पता चल रहा है कि आपको कितनी अच्छी तरबियत मिली होगी पीछे से कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा ही है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं आपकी फैमिली को, आपके बैकग्राउंड को। तो वो अगर बच्चा जाके वो गाली से बात स्टार्ट कर रहा है, वो इंग्लिश में जो आजकल रिवाज बन चुका है हमारे यहाँ बोलने का, जिसको कोई माइंड नहीं करता, मतलब ये फैशन में है ये चीज़ बोलना। कहीं भी बैठ गया आपने कुछ भी बोल दिया तो वो फैशन है, फैशन हो गया। हाँ, अपने बड़ों को नाम से बुला लिया आपने, ये फैशन है हमारे यहाँ। मगर और ये चीज़ें चेंज होने की बहुत अशद ज़रूरत है और हमने खुद ही करनी है। मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइए कि जब हम B2B की बात करते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या देखते हैं आप, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं फ़िलहाल के तौर पे, क्योंकि आप समझ लें कि बाहर किसी भी कंपनी को ये अलाउ होता है कि वो अपना 60% बिज़नेस जो है वो आउटसोर्स कर सकती है किसी भी कंट्री को। सो ये पाकिस्तान में नहीं, वो इंडिया हो, क्या कहते हैं, बाहर फ़िलिपीन, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री को वो अपना बिज़नेस आउटसोर्स कर सकते हैं। अब पाकिस्तान टैलेंट की वजह से ज़्यादा ऊपर रहता है। पाकिस्तान के अंदर जितना टैलेंट है शायद ही किसी में। हम पाकिस्तानी बेचने में बहुत मशहूर हैं, ठीक है, तो आप हाँ भाई, लेकिन काम की चीज़ें बेचें, ज़मीन ना बेचें अपना। जी नहीं, ये वो बिल्कुल इस तरीके से है कि कहते हैं हमने काम की चीज़ें, बहरहाल ये क्या कहते हैं, हम बेचने में काफ़ी अच्छे मशहूर हैं। और मैं इसमें अगर B2B की अपॉर्चुनिटीज़ में गिनाना चाहूँ तो इसके अंदर आपकी कहते हैं बैक ऑफिस आपका सपोर्ट होता है, आपके अंदर आपके पास लीड जनरेशन सर्विसेज हैं, आपके पास कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है। अभी नाउअडेज़ वेब डेवलपिंग, आजकल जो है IT आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, और क्योंकि डिजिटल दौर है। और क्या कहते हैं, अभी रिसेंट थोड़ा सा पाकिस्तान पीछे चल रहा है AI के अंदर, जनरेटिव AI और इन सब के कोर्सेज वगैरह। मैं आपकी बात इंटरप्ट यहाँ पे इसलिए करूँगी कि AI के अंदर पीछे जाने का मकसद भी है कि भाई जो चीज़ पॉजिटिव के लिए आई है उसको पॉजिटिवली यूज़ कर लो। क्यों आप डीप फेक वीडियोज़ बनाते हो, क्यों आप लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हो? एब्सोल्युटली। अच्छा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिफेंड करूँगा, क्योंकि देखें
हमने ये चीज़ शुरू करी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में करते आ रहे हैं, हम पाकिस्तानी क्यों बदनाम करें? सही है। तो डीप फेक वीडियोस अभी से कोई नहीं बनती आ रही, इससे बहुत पहले से बनती आ रही हैं। आपने अक्सर व बेशतर क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं मुल्क के प्रेसिडेंट्स और डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की आपने वीडियोस बनती हुई देखी होंगी। ये तो अभी एक दो रिसेंट वाकयात गुजरे वो हैं तो जो बच्चे प्राइम ने मिनिस्टर्स की वीडियोस बन रही है ना, यहाँ तो हमारे अपने लोग ही अपने लोगों को काट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज, अगर आपके हाथ में फोन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छी तरह यूज कर रहे हो या गलत तरह से यूज कर रहे हो। यानी कि आप उससे अपने कॉन्टेक्ट डेवलप कर रहे हो, अपनी जो है ब्राउजिंग करके अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, या फिर आप उससे जो है ना वो इसको मैसेज करो, उसको मैसेज करो, और ये कर लो और वो कर लो, ये कर रहे हो। एब्सोल्युटली। मैं इसमें इस चीज़ को कहूँगा कि एआई जो है ना वो बना सिर्फ इंसान की मदद के लिए था, सही है, काम करने के लिए नहीं था। सही है। तो आजकल हम उससे काम लेने लगे। बहरहाल ये सिर्फ एक मदद करने के लिए एआई यूज़ करते हैं और बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, और आजकल का दौर है एआई का। तो मैं लाइक प्रेफर करता हूँ, मैं तो क्या कहते हैं हमारे अपने उसमें कि कहते हैं लोग एआई को इस्तेमाल करें, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके काम करने की क्या कहते हैं जो सलाहियत है वो ज़रा तेज़ हो जाती है। आप कहाँ एक बंदा बैठ के 24 घंटे लगा रहा है, तो वहाँ वो आपका एआई बना के आपको कम से कम 2 टाइम कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल टाइम कंज्यूम, थोड़ा सा वो कंजप्शन कम हो जाता है। सो B2B की इस वक्त फ़िलहाल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और राइट नाउ जितना कराची के अंदर मौजूद है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहां अभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ का जो है ना वो ट्रेंड चल रहा है, B2B अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स का। तो बस वो अवेल कैसे करनी है ये हमें पता होना चाहिए, हमें स्किल्स का अपनी पता होना चाहिए। आयत, आप ये बताइए, मॉडलिंग कब से स्टार्ट किया आपने, और मॉडलिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या सिंगिंग का? ज़्यादा एक्सपीरियंस जो अच्छा है वो सिंगिंग का है। सिंगिंग। हाँ, मॉडलिंग मैंने बताया मैंने आपको कि 10 माह हो गए हैं, तो उसमें से मैंने 3 से 4 माह की, ज़्यादा नहीं की। तो कैसे शौक हुआ? किसी ने कहा कि भाई ये मॉडलिंग कर लो, अच्छी लगती हो, अच्छी दिखती हो, माशाल्लाह गुड लुकिंग हो, या खुद से शौक था? नहीं, शौक नहीं था, बस वो जो कहते हैं ना कि साथी तौर पे हाँ आपने फील्ड ज्वाइन किया। शौक वॉक नहीं था, बस ऐसे खुद ब खुद होता लेकिन गया, अब तो होता शौक गया। डेवलप हो रहा होगा। अब हो गया है, हाँ, अब सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस है, तो वही कर रही हूँ। मतलब ये तो, और इस पे होना भी चाहिए बिल्कुल। बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जो किसी भी फील्ड को आप सिलेक्ट करें, किसी भी फील्ड को चूज़ करें, लेकिन उसका शौक आपके अंदर, उसका पैशन जब तक नहीं होगा, तब तक आप उस पर ना प्रॉपर वर्कआउट कर पाएंगे, ना प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। मोइस, अगर हम बात करें सेल्स कैरियर की, तो आपका सेल्स कैरियर भी मतलब हमें सबको पता है, हम जानते हैं। तो आप माशाल्लाह से एक बीपीओ भी रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि किस तरह से यहाँ पाकिस्तानी जो है वो अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी किस तरीके से इनकम जनरेट, देखें राइट नाउ जैसे मैंने आपको इससे पहले मेंशन किया कि पाकिस्तानी बेचने में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशंस में, रिलेशंस का, क्लाइंट रिलेशंस के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त हैं, भरोसा जल्दी जीत लेते हैं लोगों का। तो क्या कहते हैं उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस वक्त। जैसे हमारा जो मेन क्या कहते हैं काम है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। सो यूजुअली हम बाहर से क्या कहते हैं जो है वो उनकी जो प्रोसेसेस हैं, चीज़ें हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ पर क्या कहते हैं हम आउटसोर्स कर लेते हैं और यहाँ से उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करना है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। सो आप पाकिस्तान या डॉलर कहते हैं पाकिस्तानी रुपये या डॉलर ले लें, या आप पाकिस्तानी रुपये और यूरो ले लें, ठीक है। सो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ आपके पास एक तो B2B की मार्केट है, ये मेन हेड आपकी यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, आपकी कनाडा हो गई। सो ये आपकी मेन हब हैं क्या कहते हैं B2B के, और वहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वही आपको आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अर्निंग, सही है, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। हाँ, सेल्स फील्ड लोग प्रेफर नहीं करते आजकल के दौर में। आई डोंट नो वाई ये कॉन्सेप्ट बना कि लोगों ने क्या कहते हैं जो है ना वो इस चीज़ को इस तरीके से बुरा समझने लगा कि यार बच्चा कॉल सेंटर में काम करता है या क्या कहते हैं वो हाँ सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, ये माहौल की वजह से। हाउएवर मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, एक एक बच्चा या एक एक लड़का या एक एक आदमी जो नौजवान इतना कमाता है कि मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे इस तरीके से अंदाज़ा कहूँगा कि एक HR की 4 सैलरियाँ होती हैं, एक महीने की सैलरी जो सेल्स वालों की होती है, सही। उसमें आपके पास कमीशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास स्पेफ्स होते हैं, आपके पास डिफरेंट आउटकम्स के तरीके होते हैं, और फिर कोई लिमिट नहीं होती। जितनी आप सेल्स कर सकते हैं वो फिर स्काई इज़ द लिमिट। सो आप जितना जा सकते हैं उसमें आप हिट करें, आप टारगेट ऊपर जाएं, क्या कहते हैं उसके अंदर आपको कमीशन प्लान्स मिलते हैं। बाहर के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, और
उनकी तरफ से बाकायदा आपको इंसेंटिव्स अच्छा, वो प्रेफर भी करते हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी कंपनी हमें डील करे, कोई पाकिस्तानी कंपनी हमें लीड करे। जिस तरह से आपने बात की कि भाई आप उनसे आउटसोर्स सारा वर्क आपके पास आता है और आप फिर यहाँ से उनको जो है वो पूरा काम करके देते हैं, तो ये भी B2B हुआ क्योंकि आप डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इसी तरीके से। सो ये इस तरीके से ये पूरी चेन चलती है। इसके अलावा वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप। अच्छा, आपका कोई भी लाइक बाहर का, मतलब मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, वो फॉरेनर्स आपको तब क्या कहते हैं जो है आपको प्रेफर करते हैं या आपको कहते हैं जब आपकी कोशिशें उनको दिखती हैं। हाँ, सही है। तो वो अगर कोई भी काम आउटसोर्स करते हैं ना, वो सबसे पहले KPIs डिसाइड करते हैं, और भले से वो क्या कहते हैं काम हो रहा हो ना ही हो रहा हो, लेकिन वो अगर वो KPIs, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं आपके, अगर वो पूरे हो रहे हैं ना, दे रियली अप्रिशिएट दैट कि आप मेहनत कर रहे हो। पाकिस्तान में ये नहीं किया जाता, और आई रियली लाइक दैट फैक्ट कि आप सामने वाले की मेहनत, डेडिकेशन को प्रेफर करते हो, आप कहीं ना कहीं जाके उस रिजल्ट्स को अचीव करते हो जहाँ पाकिस्तानी अलाउ नहीं करते, हम खुद अलाउ नहीं करते इन चीज़ों को। लेकिन बाहर के लोग जब ये प्रेफर करते हैं, तो आप देखें यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल जो हैं वो क्या कहते हैं यूएस जॉब वीज़ा पे जा रहे हैं, या कनाडा जा रहे हैं, या बहुत सारे और अच्छे क्या कहते हैं प्रोफेशंस को ज्वाइन करा उन्होंने बाहर। सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ अ वेरी क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान के और इंडिया के। कहते हैं यहाँ थोड़ा सा बुरा माना जाता है इस चीज़ को। तो इसको ये माइंडसेट कैसे सेट कर सकते हैं? ये माइंडसेट इस तरीके से सेट होता है, थोड़ा सा हम खुद एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को। हम जैसे इन्होंने कहा ना कि हम अपने माँ बाप से इतना अटैच नहीं है, इतना बात नहीं करते। सही है। मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ। मेरी वालदा जो हैं वो क्या कहते हैं अभी इस वक्त माशाल्लाह अपनी 50s के अंदर हैं। सो वो जो हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता, डिजिटलाइजेशन और सारी चीज़ें। मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ। तो जब उनके साथ ये बैठ के डिस्कस करता हूँ, वो मुझसे पूछती हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं खुद उनको ये चीज़ें बताता हूँ कि मॉम ये सारी चीज़ें हैं, ये हैं, इसके अंदर ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा। एंड देन शी अप्रिशिएट मी कि यार यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। ठीक है। सो आप इस चीज़ को जब तक खुद आप क्या कहते हैं उस चीज़ को एलैबोरेट नहीं करोगे सबके सामने कि यार मैं करता क्या हूँ, हाउएवर आप उसको इस चीज़ को इस तरीके से एलैबोरेट करते हैं कि यार मैं कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैन यू आर डूइंग वे मोर देन दैट। सही है। सो उस चीज़ को आपने तरीके से एलैबोरेट करना जो होता है ना, हम जैसे अब लिंक्डइन बेसिकली आजकल जो है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कहते हैं जो लास्ट 2 ईयर्स से जो ट्रेंड चला है, हम लोगों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो है, लिंक्डइन एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है फॉर द B2B क्या कहते हैं मार्केटर्स और फॉर द B2B गाइज के कहते हैं आपकी प्रोफाइल जितनी अपडेटेड होता है उतने आपके पास इंटरनेशनल मार्केट से लोग रीच आउट कर रहे होते हैं, आपको पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं बाहर के लोग। ठीक है, बाहर के अच्छे खासे मैंने क्या कहते हैं लिंक्डइन की टॉप वॉइसेस देखी है। हाउएवर मैं खुद भी लिंक्डइन की टॉप वॉइस हूँ। तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हैं। सो आप अपने आप को वैल्यू देना है सबसे पहले, और देन लोग आपको वैल्यू देंगे उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको अपनी वैल्यू भी खुद ही बनानी पड़ती है। वो जैसे आपने बोला कि बताना पड़ता है। सकीना, यहाँ मैं आपसे एक बात इस हवाले से भी कंटिन्यू करूँगी कि हमारे बच्चों का एक बड़ा माइंडसेट हुआ हुआ है कि बस छोड़ के भाग जाएं पाकिस्तान को जल्दी से, कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले और चले जाएं। लेकिन ये माइंडसेट क्यों नहीं है कि अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं, तो यहाँ रह के काम करके प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हमने किया है पाकिस्तान। कुछ नहीं है ना, मसला ये है कि कुछ नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम वो कहते हैं ना हमने स्टेप खुद ही लेना है। सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम सही करने में सालों साल लग जाते हैं। यूथ के पास इतना टाइम नहीं है। अब मतलब हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, इससे ही नहीं निकल पा रहे। और यूथ क्या करेगी फिर बेचारी? उसे तो देखें, जो घर में माँ बाप हैं उनको तो फीड करना ही करना है। ऐसा ही है। इसके लिए तो नहीं हो सकता कि वो पूरा सिस्टम चेंज करे, इसके बाद वो आए और फिर वो अपने माँ बाप को रोटी खिलाए। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए, वैसे भी यूथ का जो माइंड इस वक्त सेट है ना, वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट है कि बस किसी तरह से मैं, अच्छा वो क्या सोचते बाहर जाने के लिए, उनका पहला थिंकिंग किसी भी लड़के से पूछ लेना, वहाँ जाके गोरी से शादी करूँगा, नेशनलिटी मिल जाएगी और फिर मेरे तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। चाहे वहाँ झाड़ू लगा रहा हो, पोछा कर रहा हो, जलील हो रहा हो, गुलामी तो फिर आपको करनी पड़ती है ना। गुलामी तो करनी पड़ती है, मगर आप अपने मुल्क में रह के अगर जितनी आज़ाद फिजा में आप अपने मुल्क में रह के सांस ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते, वहाँ नहीं ले सकते। कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाए नहीं। अच्छा, जो यूथ है ना हमारी, वो एक्सपीरियंस करना चाहती है।
हम भी थे, हम भी बहुत सारी चीज़ों से मना किया, मगर हम चाहते थे कि वो चीज़ करके देखें, फिर हम थोड़ा सा धोखा खाएं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। हमें धोखा खाने का बहुत शौक है वैसे। ये इंसानी फितरत है कि जब तक वो सीखते नहीं है ना, और बच्चों को करने भी देना चाहिए। मैं कहती हूँ हर दफ़ा उनको मम्मी डैडी बना के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करो, अगर आप हर्ट होगे तभी आपको ज़िंदगी की, जब तक हर्ट नहीं होगे आप ज़िंदगी की असलियत ही सामने नहीं आ सकती ना आपके। ऐसा ही तो है। बच्चों को जाने अच्छा, दिया ये इसी चीज़ पे जैसे आपने बात की, मुझे बिल्कुल एक सवाल याद आ गया, और वो ये सवाल याद आया कि यार बीइंग अ पेरेंट, अगर आपके पास आपके बच्चे आते हैं, लेकिन आप तो डेफिनेटली, मतलब मैं ये समझती हूँ कि जैसे आप काम करें यस ही बोलेंगी, लेकिन बीइंग अ पेरेंट अगर किसी के पास उनके बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि मतलब हमें इस फील्ड में नहीं जाना, जिस फील्ड में आप लोग हमें ज़बरदस्ती भेजना चाह रहे हैं, वो एक हमारा लगा बंदा कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और ये बन जाओ, अगर बच्चा कुछ डिफरेंट फील्ड ट्राई करना चाह रहा है, जैसे मोइज़ हैं, सेल्स में काम करें, ये लोग इसे बड़ा बोर भी बोलते हैं कि भाई बहुत बोर है, सेल्स में क्या करेंगे, पक जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। आफ्टर प्रोग्राम मेरे आपसे बहुत सारे सवाल हैं बिल्कुल, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। नहीं बिल्कुल करिएगा। देखिए दिस इज व्हाट B2B, ये हुआ B2B। अब देखिए हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस B2B वाले हैं थोड़े से। तो अगर बीइंग अ पेरेंट बच्चा आपके पास आ रहा है, उसकी कोई स्पेशलिटीज है या इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी, मैं आपका सवाल सपोर्ट करना चाहिए, मतलब किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से। अच्छा, मेरे अभी मैं फिर अपनी ज़ाती मिसाल दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे 2 बच्चे, एक बेटी मेरी माशाल्लाह IBA जा रही है, BBA कर रही है, और बेटा जो है मेरा अभी इंटर में है। तो मेरे बेटे का माइंड तो मैंने शुरू से सेट किया है, तुमने करना है बिजनेस। ठीक है, मैं जॉब पे बिलीव नहीं करती। ओके। बेटी को बैंकर बनना है, अपना बिजनेस परसू करना चाहती है, मगर वो पहले चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, उसने क्योंकि शुरू से माशाल्लाह काफ़ी वो पढ़ाई वढ़ाई में आगे, तो उसे बैंकर बनना था। मैंने कहा तुम बैंकर बन लो, एक्सपीरियंस कर लो, मगर अगेन मैं यही कहूँगी कि तुम जो भी करो, छोटा करो बड़ा, अपना काम खुद करो। चले, मैसेज तो आपका चला गया लोगों को। अब ना हमारे शो में टाइम होता है रैपिड फायर का, तो हमने कहा थोड़ा सा लाइट लेवल पे भी लेके चले जाएं अपने शो को। अच्छा, ये बेसिकली इट्स नॉट अ रैपिड फायर। ये सीन ये है कि आपसे मैंने जो सवालात करने ना, आपने उसका जवाब सिर्फ यस और नो में देना है, से हाँ कि ना, बस। अब इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती हैं, जस्ट से यस और नो। इट्स अ फनी ट्रैक, ठीक है ना? चले। अच्छा, आपको स्वीट डिश पसंद नहीं है? नो। आपकी लव मैरिज हुई है? नो। आपको लाइट कलर्स पसंद है? नो। आपने किसी इंसान की बहुत पिटाई लगाई है? नो। आपको म्यूजिक बहुत पसंद है? नो। आपके हस्बैंड हर महीने आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं? यस। वाह, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। आप शादी की सालगिरह अक्सर भूल जाती हैं? यस। ओके, ग्रेट। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं? नो। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है? यस। अरे वाह वाह वाह, चलें भाई, क्लैप होनी चाहिए। सकीना ने सारे सवालों के जवाब ऐसे फ्रीक्वेंटली दिए हैं, मैंने बोला। और वो एक जो गिफ्ट लेके आते हैं ना, महीने में, कभी कभी हफ्ते में भी ले आते हैं। डिस्कस तो करें जरा प्लीज, डिस्कस करें। एक कामयाब रिलेशनशिप डिस्कस करें प्लीज। देखिए, सवालात ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हाँ, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ जिस रिश्ते में हम तवक्को कर लेते हैं ना कि ये शुरू में, अच्छा वो वाली बात है कि कोई शुरू से, तो मैं कोई ऐसी थी नहीं, जाहिर है मैंने भी बहुत गलतियाँ की है अपने रिलेशन में, तो होता है ऐसा। मगर अब जब आके इस एज में हम मेच्योर हो जाते हैं, तो हमें फील होता है कि देखें, जो चीज़ हम कन्वे कर सकें लोगों को, कि हम जैसे शौहर आते हैं ना, फ़ौरन सवार हो जाते हैं, क्यों लेट आ गए, क्यों अभी एनिवर्सरी का आपने सवाल किया, मुझे याद नहीं रहती, मेरे हस्बैंड हमेशा याद रखते हैं। वो छोटा मगर कुछ भी, कभी गजरे ले आए, कभी फूल ले आए, कभी उनको याद रहती। फिर डिनर पे चलेंगे हम बाद में, वो हम एक हफ्ते बाद चले जाए, इशू नहीं होता। मगर देखिए, चीज़ें दोनों तरफा होती हैं, कभी मैं अंडरस्टैंड कर लूँ, कभी वो गुस्से में, तो ताली कभी भी एक हाथ से। अब वो आए तो हम एकदम से सवार हो जाए कि आप क्यों लेट हो गए, आप आ जाएं, पानी वानी पिला दें, आराम से, फिर शिकवे शिकायत चलते रहते हैं। और ये तो जिंदगी का हिस्सा, क्योंकि देखिए मर्द को वैसे हम बहुत पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत जालिम है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हमेशा ये बात करती हूँ, वो सबसे ज्यादा मजलूम वो पर्सनैलिटी है बेचारी, हर जगह पे। अच्छा, तो सकीना ने तो जो है वो सफर तय किया, हाँ कि ना का। अब मोइस की बारी है। मोइस, जस्ट से यस और नो, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोलना। आपकी मंथली इनकम 50 लाख रुपीज है? यस। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, सेल्समैन एक बैंक मैनेजर से ज्यादा पैसे कमाता है? No. आजकल लड़कियां डॉक्टर से नहीं बल्कि बिजनेसमैन से शादी करना चाहती हैं? Yes. आजकल पाकिस्तान की यूथ CSS करने के बजाय बिजनेस में इंटरेस्टेड है? Yes. ओके, क्या पाकिस्तान में भी अली बाबा और अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म बन सकता है?
यस। पैसे का नशा इंसान का आराम सुकून सब छीन लेता है। यस, अ बिग यस। अच्छा, बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा कर सकता है। यस। यस। ट्रेनिंग के नाम पे बहुत से लोग पाकिस्तानी यूथ को लूट रहे हैं। यस। बिग यस। ओके, सो मोइस ने भी यस और ये नो वो जो है सवालात थे जिसपे मैंने भी यस कहा। वो ये Basic एक है। नेचुरल Natural yes yes है ना। अच्छा, सकीना, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो यूथ हमें देख रही है, जो आवाम हमें देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लीज? मैं तो यूथ को देना चाहूँगी कि प्लीज़ मोबाइल से निकल आएँ बाहर, दुनिया बहुत कुछ है। जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, सेल्स में आए, कुछ स्किल्स जो होती है ना वो आप सीखें, तो माशरे के लिए पढ़ाई करें, स्किल्स भी सीखें। स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। मोइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि यार आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, क्या Exactly. बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है आज का। सकीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोइस, थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते आयत से हमने गाना ज़रूर सुनना है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सिंगर्स बुलाएं और उनसे जो है वो उनकी खूबसूरत आवाज़ें ना सुने। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग डेली जो है वो साथ देते हैं और इस तरह से अपना इतना सारा प्यार निछावर करते हैं। ज़िंदगी रहेगी तो कल होगी आपसे इंशाल्लाह फिर सेम टाइमिंग्स में मुलाकात। कल का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप सब ने जो है वो ज़रूर देखना है और हमारे सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।